नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में चर्चा होगी यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान की। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन राज्यसभा के 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए रस्साकशी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गठबंधन का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सूबे के 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन बदली परिस्थितियों में अब अखिलेश की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वो क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ इस समय 399 सदस्यों की है। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की 4 सीटें रिक्त हैं। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के साथ 37 वोट की जरूरत होगी। एनडीए का अंक गणित देखें तो बीजेपी के 252, अपना दल एस, सोने लाल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के 6 विधायक हैं। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ ले तो एनडीए का संख्या बल 286 पहुंच जाता है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल की भी अगर बात करें 2 विधायक हैं जो कि समय समय पर सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। इन्हें भी जोड़ ले तो एनडीए का आंकड़ा कुल 288 विधायकों तक पहुंच जाता है। बड़ी बात है कि सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी और सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग मामले में जेल में बंद है। सपा के 108 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक है। सपा को 3 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए गणित की बात करें तो 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो इरफान सोलंकी समेत सपा के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं और कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का वोट भी मिल जाता है तो पार्टी का तीसरा विधायक आसानी से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इरफान सोलंकी के वोट डालने पर सस्पेंस है और पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि हम जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सपा के अपने 2 वोट पर सस्पेंस है और बसपा विधायक का वोट उसे मिल पाएगा, इसकी संभावना भी न के बराबर ही मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो सपा के पास तीसरे सीट के लिए 28 से 29 सीट बचेंगे। दूसरी तरफ आरएलडी के अगर बात करें तो पाला बदलने के बाद बीजेपी के पास 7 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के बाद भी करीब 28 से 29 वोट अधिक है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के अगर बात करें तो दोनों ही पक्षों के पास प्रथम वरीयता के वोट करीब करीब बराबर होंगे, जिसके बाद फैसला द्विपक्षीय वरीयता के वोट पर निर्भर करेगा, जहां बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सपा को ऐसी स्थिति में आरएलडी और सुभाषपा में अपने लॉयल लोगों से उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर वो उसके पक्ष में वोट देंगे। अब ये पेच भी है कि वोट दिखाकर देना होता है। ऐसे में विधायक पार्टी लाइन से अलग जाएंगे, इसकी संभावना भी न के बराबर ही मानी जा रही है। ये तो था यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव का पूरा सियासी समीकरण। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस चर्चा एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। नहीं, हमने आपस में बातचीत करके जो संख्या विधानसभा का संख्या बल है उसका आकलन हमने किया है। हमारे पास नंबर है और हमने 8 हमारी पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे।
सर आज बैठक भी बुलाई गई। आज विधानमंडल दल की बैठक है, तो विधानमंडल दल की बैठक चुनाव से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और आपस में बातचीत, मतदान की प्रक्रिया, सारे विषयों पर हम लोग उस पर चर्चा, हमारे विधानमंडल दल के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और जो लोग इस व्यवस्था को देखते हैं, मुख्य सचेतक जी, वो आपस में सभी लोगों से, एनडीए के जो हमारे घटक दलों के माननीय विधायक हैं, सबसे बातचीत करके किस समय जाना, क्या करना, कैंडिडेटों का आवंटन, सारी प्रक्रिया को आज पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। ठीक है, सभी को अपना अपना दावा करने का पूरा अधिकार है। 24 घंटे की बात रह गई है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अद्भुत गठबंधन 2 लड़कों के बीच में हुआ है जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। दोनों युवा हैं, दोनों 50 साल से ऊपर के हैं और दोनों की खासियत यह है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन लिया, फिर भाजपा को झटका दिया, वीपी सिंह जी के साथ गए, चौधरी अजीत सिंह जी को पलटा, फिर चंद्रशेखर जी के साथ गए, फिर उनको झटका, फिर काशीराम जी के साथ गए, उनको झटका और अंततः परंतु 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाकर उन्होंने अखिलेश जी को दी, वो 57 पे ले आए। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये इनके इतिहास की जुबानी खुद ही दिखाई पड़ता है। उसमें सरकार दबाव बना रही है, विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो राज्यसभा का रण सभी सियासी पार्टियां जो हैं तैयार हैं और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के 7 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। अब ये माना जा रहा है कि संख्या बल की अगर बात करें तो बीजेपी के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं और हमारे एक्सपर्ट क्या कहेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, चर्चा करेंगे सियासी गणित क्या होती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, हम समझेंगे। प्रशांत कुमार उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि अगर बात किया जाए ये राज्यसभा की चुनाव की जो गणित है उसको थोड़ा आप समझाएं, फिर इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो सियासी गणित है कैसे सेट बैठती है, क्योंकि ये तो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड वाला बात होता है, तो थोड़ा समझाएं। देखिए, ऐसा है कि इसमें समझने वाली सारी चीजें सब लोगों के सामने हैं और जिस तरीके से ये 2 वृद्ध युवा मैदान में उतरे हैं तो इसका परिणाम सामने होगा। और ये लोग जो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इनको बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ फायदा होने वाला है। अब इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि इन्हें पहले 11 दिन की इनकी यात्रा थी और वो 6-7 दिन में समेट के रह गई। दूसरी बात ये कि आज यात्रा पर विराम लग गया है, अब यात्रा जो 4-5 दिन बाद होगी जब वो लंदन से लौट करके चले जाएंगे। तो ये जो भी कुछ यात्रा वगैरह है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत अनसेटल्ड जैसी चीजें हैं। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीजों को लिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ भी जो कांग्रेस ने समझौता किया वो समझौता नहीं है, वो एक मजबूरी है और कांग्रेस को साथ में आने का। और उन्हें जो 2 सीटें दी भी गई हैं जहां उनकी अपनी परंपरागत सीटें हैं, वो उन पर भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा जोर है। और देखिए, ये हाथरस से होकर के जाते हैं और हाथरस में रुकते नहीं हैं, तो एक जगह का जो असर है वो कई जगह जाकर के पड़ता है। तो ये हाथरस में जिस तरीके से इन्होंने किया है लोगों के साथ में, वो बहुत गलत किया है हाथरस के वोटर्स के साथ। हाथरस से सीधे आगरा निकल जाते हैं, होते हुए रास्ते से गुजरते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वो आगरा हाथरस में रुकते नहीं है। वोटर्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपको 2% वोट मिले हैं या 1% मिला है, आधा % मिला है, अगर आप जाते हैं वहां तो आपको रुकना चाहिए। आप आधा घंटा मत रुकिए, आप 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, लोगों से बातचीत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए।
तो ये इनके अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ जुड़ी हैं, अभी सोनिया को कह दिया गया कि वो बीमार है, लेकिन बाकी जगह जब वो जयपुर जा सकती हैं तो इनकी यात्रा में भी चलिए ठीक है, ठीक है। मनीष जी, मेरा सवाल कि राज्यसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और सभी सियासी पार्टियों की आप बात कर लीजिए, अभी मुख्य लड़ाई जो है हम देख रहे हैं वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आप क्या समझते हैं, थोड़ा अपना विचार रखें। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट की फेलियर है। चुनाव में जो गिनती है, अगर भाजपा को पहले ही 8 सीटें दिख रही होती तो वो 7+1 ना होते, डायरेक्ट 8 नॉमिनेशन फाइल करते। इन लोगों ने जो अपने मैनेजमेंट में फेलियर करा, 2 काइस कैंडिडेट लाके, उससे भाजपा पर 8वां कैंडिडेट लाने की कोशिश करी, और अब मुझे लगता है वो अपने 8वें कैंडिडेट को जितवा भी देंगे। यही प्रॉब्लम है, इलेक्शन के समय इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, आपको प्लानिंग करके चलनी चाहिए। आपको ये नहीं मालूम आरएलडी जा रही है, आज भी ये पल्लवी पटेल को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि वो इनके फेवर में वोट दे। अगर इन्हें एक सीट थ्रो करनी थी, इस तरीके से हारनी थी, तो इससे अच्छा होता है ये अपने पीडी अलायंस में किसी को टिकट देते और कम से कम ये सीट जीतते जो इनकी बनती थी सीट, और 3 सीटें लेके राज्यसभा में जाते। लेकिन इनकी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उसने इनको सही गणित नहीं बताया कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। उसी का असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि आज इनके पास वोटों की गिनती नहीं है। आज भी मुझे लग रहा है शाम को जो समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही है, उसमें ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि 5 विधायक जो हैं वो अभी मौजूद नहीं है या पहुंचे नहीं है। कल को इसका रिजल्ट जो है वो चुनाव के समय दिखेगा। तो इलेक्शन को पार्ट टाइम एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी मेरे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि अब राहुल गांधी जी आज रैली को ब्रेक करके कुछ दिन के लिए लंदन गए हैं, फिर वो वापस आके रैली शुरू करेंगे। तो ये इलेक्शन है, ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आप चुनाव के वक्त आए, आपने देखा, 2-4 रैली करी और फिर आप जाके और कामों में लग गए। ये स्ट्रैटेजी का काम है, ये आपको एक पोल स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है। जब आपने कोई अलायंस डिक्लेयर करा था तो आपको उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, फराज किदवई जी, देखिए अभी मनीष जी कह रहे हैं कि जो है सपा की रणनीति है, कमजोर रणनीति का नतीजा जो कि 8वां कैंडिडेट बीजेपी अपना खड़ा कर रही, नहीं तो 7 कैंडिडेट है। क्या वास्तव में आप मानते हैं कि किसी तरीके की मिसमैनेजमेंट हुआ है आप लोगों से? देखिए सौरभ जी, समाजवादी पार्टी की यही रणनीति है, जिस रणनीति के तहत आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिलर एंड पोस्ट दौड़ रही है कि किस तरह से वो अपना 8वां उम्मीदवार जिता ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के सामने चंडीगढ़ का मॉडल प्रस्तुत किया है, आज इनसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी 3 के तीनों कैंडिडेट बहुत कंफर्टेबली जीत लेगी, क्योंकि आरएलडी के कम से कम 5 विधायक हमको वोट करेंगे, पल्लवी पटेल जी कहीं नहीं जा रही हैं, और राजा भैया के भी हमको वोट मिलेंगे। अब देखिए, आप ही के चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने 2 बड़ी बातें कही, मैं भी उनको सुन रहा था। एक, उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई। अरे विशेषताएं तो साहब भारतीय झूठी पार्टी में है, जो झूठ बोलने के अलावा कुछ करती ही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देंगे साहब, 7.5 लाख खाली अब तक के 9 साल में नौकरी मिली है। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, 15 रुपए किसी के खाते में नहीं आए। पेट्रोल डीजल 60 रुपए में बिकेगा, आज 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। डॉलर जो है वो 83 रुपए में हो गया है। काला धन पता नहीं कहाँ है। और दूसरी सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और है सौरभ जी, जो आपके जो देशवासियों को और आपके श्रोताओं को शायद कम पता होगा, कि 2023 इंडियन मोबाइल कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट सेट किया था कि वो 600 मिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे वर्थ $110 बिलियन। लेकिन उसके अगेंस्ट कितना हुआ है? $10 बिलियन। पीएलआई स्कीम में तो आपने करोड़ों अरबों रुपए हमारे आपके टैक्स का पैसा दे दिया, लेकिन कहां टारगेट $110 मिलियन का? सौरभ जी, राज्यसभा के चुनावों की बात हो रही है, एक्सपोर्ट देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के पेड प्रवक्ताओं से कहिए चुप रहें और दूसरों को सुनने की सहन शक्ति रखें। आपके बीच में मैं नहीं बोला तो मुझे बोलने दिए। चुनावों की बात हो रही है, अगर हम केंद्रित रहे तो उसी को ये आप नहीं बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पेड प्रवक्ता नहीं बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे अपनी बात रखनी है, समाजवादी पार्टी का कैसे पॉइंट रखना है। ठीक है, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर राज्यसभा पर ही अगर हम चुनाव पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल उसी पर होना है। हम कंफर्टेबल हैं, 100% जीतना है। भारतीय जनता पार्टी को एम्बैरेसमेंट कल होने जा रहा है। हम 3 के 3 कैंडिडेट कल जीतने जा रहे हैं,
हमारे पास हमारी पार्टी के अलावा मैंने आपको बोला आरएलडी के भी विधायक वोट करेंगे, पल्लवी पटेल जी हमारे साथ में हैं, राजा भैया के भी विधायक हमको वोट करेंगे, हम आराम से 3 की 3 सीटें जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जो समाजवादी पार्टी को और हमारे अलाय को जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को भी दें, जिन्होंने अपने सबसे पुराने अलाय शिवसेना को बाला साहब ठाकरे साहब की पार्टी को तोड़ करके और उनको टुकड़ों में बांट दिया। चलिए ठीक है प्रशांत, ठीक है फरहाद जी आपकी बात आ गई। प्रशांत जी ठीक है, परिवार को भी तोड़ा, ओके ठीक है सर आपकी बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी के पेड़ प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चलिए ठीक है प्लीज प्रशांत जी मेरा सवाल ही है, ठीक है ओके फरहाद जी, ठीक है फरहाद जी आपने अपनी बात रखी, अन्य को भी मौका दिया जाए। ठीक है प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी कहा जा रहा था कि 7 सीट तो आपकी लगभग पक्की बारी जा रही थी, लेकिन 8वें पर आप लोग दाव पेच लगा रहे हैं, तो ये 8वां वाला मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कहां से जुगाड़ बना लाए आप लोग? देखिए मैनेजमेंट पहले ही हो चुका था, इसलिए जब कैंडिडेट हमने उतारा तभी मैनेजमेंट हो चुका था। और समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता की बौखलाहट और ये देख करके पता चल रहा है कि उन्होंने पहले ही अपनी हार देख ली, उनको सुनिश्चित हो गई हार इसी तरीके से, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के बयान वो कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी ने जो डिनर पार्टी दी थी उसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग अपने अपनी पार्टी के हार जीत को सुनिश्चित करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। ये लोग लगातार इसी तरह के चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह बयानबाजी करने गए थे, वो 0.46% इनको मिला था, नोटा से कम परसेंट वोट, नोटा को 0.98% मिला था। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 2022 से पहले दावे किए, और तो इन दावों को कोई मतलब नहीं। कल सारी चीजें भी 24 घंटे से भी कम समय में कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इनके स्वयं के पार्टी के लोग जो इनके विधायक थे वो उनके विरोध में, जो पीडीए का इन्होंने नारा दिया था, पीडीए बनाया था, पीडीए गायब हो चुका है। और जो इनके जो पीडीए था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो कल क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं वो पीडीए के ही होंगे, वो सारे शामिल होंगे। और इन्होंने जो जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को मूर्ख बनाने के प्रयास किए। हम पीडीए का जो पताका लहरा रहे थे, वो जब कैंडिडेट जब घोषित करना पड़ा तो पीडीए कहीं पर भी नहीं दिखा। इसलिए समाजवादी पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति है। इनको स्वयं के वोट जो है विधायक कल क्रॉस वोटिंग करने वाले, हमारे 8 के 8 जो है राज्यसभा सांसद जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के जो है किस कैंडिडेट को हरवाते हैं ये कल दिख जाएगा। कल इनका दो जो है राज्यसभा सांसद ही कल जो है चुनाव जीत पाएंगे। बिल्कुल राजीव जी मेरा सवाल आपसे, देखिए कल का दिन बेहद ही अहम हो जा रहा है। कल जो वोटिंग होगी उससे एक जोड़ तोड़ की भी एक संदेश जो है वो समाज में प्रेषित होगा। क्या आप मान रहे हैं कि कुछ, अखिलेश यादव जी ने तो एक बात कही थी, बाइट पे हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि और जो है वोटिंग जो है शायद प्रत्यक्ष होता है, और उसके विषय में थोड़ा आप बताएं। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सच्चाई को सामने रखेंगे तो ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये कहेंगे कि बीजेपी के पेड़ है। अब आप इनसे पूछ लीजिए कि सच्चाई सामने रखी जाए या नहीं, और अगर ये ना भी कहें या भी कहें, फिर मैं अपना पक्ष तो रखता ही हूँ कि देखिए राजा भैया का जो रुख विधानसभा में इस समय रहा है पिछले सत्र में, उसको आराम से देख लेंगे। और ये बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी के लोग पिलर टू पोल भागते फिर रहे हैं, तो ये भी नहीं बचे हुए हैं। और देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने अभी आपको बताया कि 8 सदस्य इनके गायब हैं। अरे भाई, ये सूचनाएं हमारे पास भी आती हैं। अगर हम ये बता रहे हैं तो आपको अपना घर सुरक्षित रखना चाहिए। अगर बीजेपी में कहीं अगर कोई कमी है तो उसको भी हम सामने लेकर के आते हैं। भाई, वी आर नॉट द पेड ऑफ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात यह है भाई साहब कि इनकी स्थिति गड़बड़ है। इनके 2 ही सदस्य जीतने की स्थिति में है, तीसरा सदस्य इनकी जीतने की स्थिति में नहीं है। ये क्लियर कट है। और इसके बाद भी अगर इनको ये लगता है कि ये पेड़ है तो इनको लगता रहे, हमें इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन इनकी खींच बताती है कि इनके सिर्फ 2 ही सदस्य जीतने जा रहे हैं। हाँ, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन वो कोशिश कम से कम हम लोग जो फील्ड में है, जो देख रहे हैं, वो इस बात से अभी तक मुतमईन नहीं है। रात में क्या हो जाए नहीं मालूम कि जो बीजेपी के हैं वो 8 कैंडिडेट जीतने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही कैंडिडेट जीत रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, ये जो राजीव जी कह रहे हैं कि अभी भी आगे जो है वो खींचतान की राजनीति चलेगी, क्या आप मान रहे हैं कल के चुनाव को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? थोड़ा दर्शकों को समझाएं और ये आपका फाइनल कमेंट होगा प्लीज। कल का चुनाव जो है अखिलेश यादव ने जिस दिन तीनों कैंडिडेट करे थे, डिक्लेयर करे थे, उसी दिन वो हार गए थे, क्योंकि वो जो अपना पीडीए का अलायंस कह रहे थे वो उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था।
एक ही कम्युनिटी के दो कैंडिडेट लेके जाना जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो लड़के चुनाव नहीं जीत सकते, जिन्होंने कभी पार्टी के लिए झंडा नहीं उठाया, बैकएंड की वो क्या राजनीति करते हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड पे वो कोई राजनीति नहीं दिखती। वहां इनके पास समय था, ये पीडीए अलायंस के तीनों कैंडिडेट लेके आते, एक बड़ी पिक्चर लेके आते, समाज के सामने प्रस्तुत करते और अपने विधायकों को अपने साथ रखने की और विधायकों को जोड़ने की कोशिश करते। जैसे कि भाजपा ने शुरू में 8 कैंडिडेट डिक्लेयर करे थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि 8वें कैंडिडेट का समीकरण बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। आज ये उसको रिग्रेट करने की बजाय या उस पर काम करने की बजाय और लोगों को देश दे रहे हैं। और कल शाम को हम लोग फिर इसी डिबेट में मिलेंगे तो भाजपा आपके 8 कैंडिडेट जीत चुके होंगे, तो ये उसका आरोप लगाएंगे कि उन्होंने विधायकों के संग जोर जबरदस्ती करी, ऐसा करा वैसा करा। विधायक निर्वाचित होता है, वो जनता से जीत के आता है। हम ये कैसे मान लें कि वो किसी की भी पार्टी के प्रलोभन में चला जाता है, और अगर वो चला जाता है तो फिर इन्हें उसकी भी जांच करनी चाहिए कि वो क्यों चला जाता है। लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कैंडिडेट्स की चॉइस में जो गलती करी है उसका खामियाजा कल ये भुगतेंगे और एक राज्यसभा की सीट इनके हाथ से चली जाएगी। चलिए फराज जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए सौरभ जी, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि अभी से ये नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो 3 सीटें नहीं जीतेगी, लेकिन इस नैरेटिव को कल हम लोग गलत साबित करेंगे कि ये गलत नैरेटिव है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के केस में, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हर चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव से हमने सबक ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कल 3 के तीनों हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत करके आएंगे। प्रशांत जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर। देखिए, जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र की बात करती है, इनको इसलिए आज इसीलिए बताया जा रहा है, कल ये ना कह दें कि भाई हमारे विधायकों पे दबाव डाला करके उनकी वोटिंग करा ली गई। इसलिए पहले ही बता दिया गया कि आपके विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं। जिस तरीके से चाहे आप जब स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट करें तो उनका विरोध करने वाले विधायक जैसे लोग हों, और भी कई विधायक जो हैं अखिलेश यादव की कार्यकुशलता से उनके अंदर असंतोष था, चाहे पल्लवी पटेल हो, और भी कई सारे इस तरह विधायक हैं। और जिन राजा भैया को आप कहते थे कि उनके कुंडा में कुंडी लगा देंगे, उनके भी आप पैर छूने पहुंच गए वहां पे अपना दूध बेच करके, उन्होंने भी आपको आईना दिखा दिया है। तो समाजवादी पार्टी को जनता भी समझ गई है, इनके विधायक भी समझ गए हैं कि यहाँ इनके यहाँ रहने से। चलिए अब ये तो आज आप लोगों ने अपनी बात रखी, कल तो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी, फराज किदवई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजू शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा का रण अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या अपनी 3 सीट को निकाल पाएगी, क्योंकि बीजेपी पहले तो ये माना जा रहा था कि 7 सीट बीजेपी क्लियरली निकाल रही, लेकिन अब बीजेपी की नजर जो है वो 8वां कैंडिडेट पर, यानी बीजेपी 8 कैंडिडेटों को जिताना है। और वही अगर समाजवादी खेमे से कुछ लोग अगर इधर खिसक जाएंगे और संख्या बल के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा मिल जाएगा तो बीजेपी 8 राज्यसभा सांसदों को जिता सकेगी। अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्या जोड़ तोड़ की राजनीति होगी या कुछ लोग पाला बदल लेंगे, इसको लेकर भी बेहद दिलचस्प कल होने वाला है। और कल का ये चुनाव जो जीत और हार कई मायने और सेट आगे करेगा। और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।